So hello friends, we are starting with another part of the video for the metals and non-metal chapter, and here we will discuss about extraction, occurrence and extraction of metals. So metals हमें कैसे मिलती हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स के सोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरली मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो मेटल्स हैं, जो सोर्सेज ऑफ मेटल्स हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे पास। सोर्सेज ऑफ मेटल्स, सो सोर्सेज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलती हैं, सी वाटर से मिलती हैं, एंड किस फॉर्म में मिलती हैं, हमें मिलती हैं वो ओर्स की फॉर्म में। तो ओर्स की फॉर्म में मिलती हैं हमें मेटल्स, और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो हमें बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स मिलती हैं वो मिलती हैं हमें अर्थ क्रस्ट से, जो अर्थ की अपर लेयर जो होता है क्रस्ट उसमें से हमें मिलती है। एंड जैसे हमारे पास मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, क्लोराइड है, नॉन मेटल सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं सी वाटर से। सी वाटर में बेसिकली हमें मिलते हैं सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो टर्म आएगी एक आएगी मिनरल, नेक्स्ट आएगी ओर। मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है। अब देखिए मिनरल क्या होगा, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें अर्थ से मिल रहा है और उसमें जिसकी कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। Naturally occurring substances which have uniform composition. Naturally occurring substances with uniform composition. But और क्या होगा, और हमारे पास वो substance होगा naturally occurring, these are the minerals. अब और क्या होगा, मिनरल जो हमें अर्थ से मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। और वो मिनरल जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, और। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दे आर कॉल्ड ओर्स। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास कौन सी मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में लो पे आती हैं। इट मीन्स कि जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ करी थी लास्ट क्लासेस में, सो वो अगर हम उनको देखें तो हमारे पास जो उसमें रिएक्शंस थी रिएक्टिविटी सीरीज़ वाली, वो मैं आपके साथ अभी एक बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ फिर से शो कर देते हैं। जैसे हमारे पास था पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो उन पे जब नॉन मेटल्स जो रिएक्ट करती हैं, जो ये हमारे पास सीरीज़ है इसमें, तो इसमें अगर जैसे हम ये बात कर रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जो हमारी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं इनकी एक्सट्रैक्शन करनी हो तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इनकी एक्सट्रैक्शन का मेथड क्या है, और इनको हम कैसे जो है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। लो रिएक्टिव मतलब जैसे हमारे पास है सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिंक, कॉपर आ गया, ये जो है मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, बेसिकली फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब है कि ये जो है एज इट इज़ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नेचर में भी। मतलब इनको अपने ऑक्साइड्स बनाने की या सल्फाइड्स बनाने की या इनको जो है अपने कार्बोनेट्स बनाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट। फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। जो हमारे पास कॉपर और सिल्वर है वो सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। इसमें से एक्सेप्शन आ जाएगा हमारे पास कॉपर एंड सिल्वर, बट ये मोस्टली हमें नेटिव में भी मिल जाती हैं। और ये हैं ऑक्साइड, जो किस फॉर्म है, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स की फॉर्म में।
अब हम बात करते हैं जो मिडल रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं। जो मिडल रिएक्टिविटी की जो मेटल्स हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और ये इनके लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं, इनकी एक्सट्रैक्शन कौन से ओर से इनकी एक्सट्रैक्शन होती है, इनकी बात करते हैं। जो मिडल रिएक्टिविटी की मेटल लाइक हमारे पास जिंक आ गया, आयरन आ गया, लेड आ गया, ये किस फॉर्म में आती हैं? ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो अपने जैसे है जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, लेड आयरन सल्फाइड, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और जो हमारी है टॉप रिएक्टिव, जो टॉप सीरीज़ वाली मेटल्स हैं वो जो हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो फॉर्म करती हैं अपने क्लोराइड्स के, हैलाइड्स के, फ्लोराइड्स के। बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, तो इसीलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जो मेथड्स क्या हैं या क्या तरीका है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? हमने देख लिया कि मेटल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। तो ये 3 कैटेगरीज हैं हमारी। अब हम जो इनके लिए स्टेप लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू क्रूड मेटल। एंड थर्ड हमारे पास जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो है इस तरह का एक हम फ्लो चार्ट आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, बट हम यहाँ पे भी एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम कैसे करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगी जो हमने डिवीजन करी है वो मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। ये एम मतलब मोर रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव, ये 3 आ गए। आफ्टरवर्ड हम देखेंगे जो हमारे पास हैं मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव, तो इनकी कैसे करते हैं हम? इनको करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसकी? ऑफ मोल्टन ओर। देन हम इसकी लेते हैं, हमें मिलती है प्योर मेटल। जैसे हम अपने सेकंड चैप्टर में देखा होगा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उनकी जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है देन हमें मिलता है वहाँ पे प्योर मेटल। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स फॉर द मीडियम रिएक्टिविटीज़। तो मेटल विद द मीडियम रिएक्टिविटी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं वो मेटल। फर्स्ट होती है कार्बोनेट्स में, सेकंड होती हैं वो सल्फाइड ओर्स में। 2 टाइप के ओर्स में एग्जिस्ट करती हैं, कार्बोनेटेड ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। जब मेटल कार्बोनेटेड ओर में एग्जिस्ट कर रही है तब उसके लिए क्या यूज़ करेंगे मेथड, और जब मेटल सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जब हमारी मेटल है कार्बोनेटेड ओर में तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्म कैल्सिनेशन मेथड जो है। अब कैल्सिनेशन मेथड क्या होता है? देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या होगा और कैल्सिनेशन क्या होगा? देखिए जब हम किसी चीज़ को रोस्ट करते हैं या हम किसी चीज़ को बेसिकली तो हम करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होती है उनको और बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं पेपर में कि यहाँ पे करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए कोई भी चीज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न नहीं कर सकती है, हर चीज़ को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसकी क्या होती है जो है वो बर्निंग होती है, और रोस्टिंग में होती है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में।
देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कैल्सिनेशन है एंड रोस्टिंग है। तो कैल्सिनेशन जो है वो टर्म यूज़ होती है जहाँ पे हम लिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की, और यहाँ पे हम रोस्टिंग में करते हैं फुल सप्लाई किसकी, ऑक्सीजन की। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि जब हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर ली तो हमारा ओर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद वो आ जाएगा ऑक्साइड में, ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा और ऑक्साइड से मेटल की क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन से हमें मिल जाएगी प्योर मेटल। देखिए मिडल रिएक्टिविटी है, कार्बोनेट ओर में एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट करता है। कार्बोनेट के लिए जो ओर होगा उसकी होगी कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर की होगी रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई में, रोस्टिंग होता है फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑक्साइड से क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन से हमें मिलेगी प्योर मेटल। अब हम देख लेते हैं लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स की। तो लो रिएक्टिविटी जो अगर मेटल्स हैं उनकी अगर हम देखें तो हमारे पास वो एग्जिस्ट करती हैं सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड ओर्स में होती हैं। सल्फाइड ओर की क्या होती है, रोस्टिंग, रोस्टिंग से क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में, ऑक्साइड की क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन से क्या मिलेगी, प्योर मेटल। ये है इनके स्टेप्स टू फॉर द एनरिचमेंट और या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बाद कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है और कैसे करते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बेसिकली क्या है कि रिमूवल करते हैं इम्प्योरिटीज़ की। अब आ गया एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली टू रिमूव द इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल, सैंड, सिलिकेट्स, स्टोन्स, उनको हम कहते, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए ओर जो हैं जिनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब कुछ ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को कहते क्या हैं। अब इन इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग या गैंगे, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड से यूज़ किया जाता है। तो उनको हम GANGUE, तो इनको कई लोग गैंग भी कहते हैं, कई गैंग भी कहते हैं। तो जो है वो उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं, गैंग। सो इम्प्योरिटीज़, so first of all concentration of ore is done by removing the impurities, and then concentration of ore is, this is also known as the enrichment of ore, and the process of concentration depend upon the physical and chemical properties of the ore. For example, if any ore physical and chemical properties of the ore, if it ore is more reactive, then we cannot use a water method. If it is low reactive, then we cannot use methods such as like if it is non-magnetic, then we can't use the magnetic separation method. Next हमारे पास है conversion of ore into crude metal. अब यहाँ पे हमारे पास ये आता है स्टेप यहाँ पे, तो हमारा सेकंड स्टेप आ गया conversion of ore into crude metal. अब conversion of ore into crude metal की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स जो हैं वो हमने बात करी थी रोस्टिंग की एंड कैल्सिनेशन की। तो आपको ये पता है कि कैल्सिनेशन हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए। रोस्टिंग हम यूज़ करते हैं कौन से ओर्स के लिए, जो ओर्स होते हैं सल्फाइड फॉर्म में, उनके लिए हम यूज़ करते हैं रोस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रोस्टिंग। अब जैसे हमारे पास जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, जिंक सल्फाइड हमारे पास क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट उसी तरह अगर हमारे पास है, अगर हम ले लेते हैं कैल्सिनेशन देख लेते हैं, तो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कैल्सिनेशन, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। सो कैल्सिनेशन किसकी की जाती है, कार्बोनेटेड ओर्स की, रोस्टिंग किसकी की जाती है, सल्फाइड ओर्स की। इनको
जो हमारे पास कार्बोनेटेड ओर होते हैं इनको किस में किया जाता है, इन द लिमिटेड सप्लाई। डू नॉट राइट द वर्ड एब्सेंस बिकॉज कोई भी चीज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न नहीं करती है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। रोस्टिंग में कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो हम जो है ओर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड जो ऑक्साइड है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मेटल की एग्जांपल। जैसे हम लो रिएक्टिविटी मेटल की एग्जांपल ले लेंगे, हम हाई रिएक्टिविटी मेटल की एग्जांपल यहाँ पे लेके फिर हम इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जो मेटल्स हैं हमारी लो रिएक्टिविटी वाली, या जो हमारी है मेटल्स विद द, हाँ हम लो रिएक्टिविटी मेटल से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लिस्ट रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स हैं उनकी हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इसमें हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल्स उनको हम देख लेते हैं। उनके लिए हमारे पास एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। पहले आती है इनकी सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, बेसिकली जब सल्फाइड हो रहे हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मरकरी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, जब इनको हीट में हम एयर मतलब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो अपने आप इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड बनाते हैं ऑक्साइड्स। एंड तब जब हम इनकी करेंगे एक्सट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मरकरी की और कॉपर की। अब जो कॉपर है और मरकरी है, इन कौन से ओर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमें पता है मरकरी का और क्या है, सिनाबार। कौन सी फॉर्म में होता है, मरकरिक सल्फाइड की फॉर्म में। और जैसे हम बात करते हैं इसके बाद कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस ये किसका और है, ये है कॉपर का और। इससे कॉपर मिलेगी, सिनाबार से मरकरी मिलेगी हमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम मरकरी की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मरकरी को हम क्या करेंगे, सल्फाइड और है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। देन क्या बनाएगा ये मरकरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हमें पता है बिकॉज ये और जो है वो सल्फाइड है, तो गैस कौन सी रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसने बनाया मरकरिक ऑक्साइड एंड मरकरी ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड है मतलब HgO। अब ये रिएक्ट क्या करेगा, इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनाएगा ये मरकरी प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर हम यहाँ बात करते हैं लो रिएक्टिविटी मेटल की एक्सट्रैक्शंस की। सो हम फर्स्ट देखते हैं लो रिएक्टिविटी मेटल्स में हम पहले ले लेते हैं कॉपर एंड मरकरी का केस है जो एक्सट्रैक्शन का। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मरकरी को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉपर का जो ओर है वो कॉपर ग्लैंस है, सल्फाइड ओर है। मरकरी का जो है वो सिनाबार है, वो भी सल्फाइड ओर है। अब हमें पता है सल्फाइड ओर है, इनकी क्या होगी, रोस्टिंग। रोस्टिंग है तो गैस कौन सी निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉपर से। जब हम कॉपर के ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉपर पायराइट भी कहते हैं हम इसको, Cu2S रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पे ये, यहाँ पे बना देगा ये, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा
सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और कॉपर ऑक्साइड बन गया। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को एंड देन अब हम आ जाएंगे, इसके बाद हम इसकी फर्दर करेंगे जो है, फर्दर इसको कॉपर सल्फाइड के साथ जो है हम रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 एटम्स ऑफ कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वैसे ही अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है मरकरी का देख लेते हैं। तो मरकरी की जब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन कि मरकरी की एक्सट्रैक्शन कैसे की जा सकती है, तो मरकरी की एक्सट्रैक्शन के लिए हम रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनाबार ओर है मरकरिक सल्फाइड, इसकी रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे विद ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाएगा ये, मरकरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। जब उसको हम मरकरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो क्या बना देगा वो वहाँ पे, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही लेड की एग्जांपल लेते हैं। लेड का और होता है लेड सल्फाइड, इसको कहते हैं गैलेना। अब लेड सल्फाइड को जब हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन में तो क्या बनाएगा वो, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जब लेड ऑक्साइड हमारे पास, हम इसकी फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे लेड सल्फाइड के साथ, लेड ऑक्साइड प्लस लेड सल्फाइड, तो क्या बना देगा वो, लेड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो गैस जो है लेड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये तो था लो रिएक्टिविटी मेटल्स की बात। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो है मेटल्स कौन सी हैं जो मिडल रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं। तो मिडल रिएक्टिविटी की मेटल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है जैसे जिंक है, आयरन है, लेड को भी हम काउंट कर लेते हैं, मैग्नीज है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मिडल रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम मिडल रिएक्टिविटी मेटल्स या मिडल रिएक्टिविटी, अब यहाँ पे फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का। जिंक है, अब जिंक के जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिंक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट भी और सल्फाइड भी। तो जिंक सल्फाइड की अगर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा वो, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब हम उसके बाद, ये तो हो गया हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया, सल्फाइड और था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जिंक कार्बोनेट है ZnCO3। तो जब हमारे पास ZnCO3 है और इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब जब ये जिंक ऑक्साइड हमारे पास बना है, इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, देन इट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए पहले मेटल का ओर था, कार्बोनेट और ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, रिएक्शन करी कार्बन के साथ, वो रिड्यूस हो गया और उससे हमें मिल गई प्योर मेटल। देखिए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो कार्बन का काम क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम है। कार्बन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किसको रिड्यूस कर रहा है, जिंक को। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है आयरन की बात देख लेते हैं। चलिए आयरन देख लेते हैं। आयरन की एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, तो हमारे पास आयरन का जो ओर है वो कौन सा है, आयरन का ओर है हेमाटाइट। ये आपकी बुक में NCERT में सब मेंशन है। हेमाटाइट फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ओर है वो पहले किस फॉर्म में है, इसका जो ओर है ऑक्साइड की फॉर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। किस में ले जाएंगे, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये क्या बना देगा हमारे पास, आयरन जो है वो स्टेबल फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में आ जाएगी।
अब हम इसके बाद अगर हम देखें, हमने यहाँ पे अगर हम 2 लें तो यहाँ पे 2 हमारी इक्वेशन वैसे ही बैलेंस हो जाती है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब जब हम इसको कह रहे हैं, ये इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्मेल्टिंग। क्या कहेंगे इसको, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेसिकली क्या होता है, हीटिंग द रोस्टेड और कैल्साइंड और विद ए हाई टेम्परेचर विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट टू गेट द मोल्टन मेटल। बिकॉज हमारे पास हमारा पहले ही मेटल किस फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। देन ऑक्साइड फॉर्म में जब कोई मेटल है तो उसको जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं टू गेट प्योर मेटल, दिस इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। एंड देन हमारे पास आता है एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जो है वो रिएक्शन की जाती है, जैसे कार्बन के साथ करते हैं तो स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं Fe2O3 प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बना देगा वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। वैसे अगर हम देख लेते हैं Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो वो क्या बना देगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस क्रोमियम प्लस हमारे पास आ जाएगी हीट रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास प्योर मेटल हम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जो मेटल्स हैं हमारी हाईली रिएक्टिव या जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी हम एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं या जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उनकी हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उनके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, उनके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें बेसिकली हम एक एनोड लेंगे, कैथोड लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसके थ्रू उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिविटी या हाई रिएक्टिव मेटल्स। अब उसमें कौन कौन सी हमारे पास रिएक्शंस आती हैं या टॉप पे जो होती हैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम है, सोडियम है, हमारे पास पोटाशियम है, इस तरह के जो कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सब कौन सी मेटल्स हैं, हमारी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब हमें इनकी एक्सट्रैक्शन करनी है तो हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली आपको जो है बेसिकली एनसीईआरटी में जो है आपको बेसिकली जो है सोडियम का पूछा जाएगा, क्लोरल प्रोसेस एक आपने पढ़ी है वो पूछी जाएगी, एंड एक आपको कॉपर का पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पूछी जाती है, वो अलग मेथड है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स की जो है एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमने जो पहले बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के टाइम पे Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बनाएगा, क्लोराइड आइंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे, गैस बनाएंगे। अब जब हमारे पास NaCl होगा तो NaCl जो है वो डिसोसिएट होगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड में। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले समझना है कि हमें प्रोसेस कैसे करते हैं। तो पहले ओर लिया जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास दो होंगे, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो पहले आपको समझना है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है। देखिए एनोड क्या होता है, जिसके ऊपर कौन सा जाता है, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड पे जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड पे जाता है नेगेटिवली चार्ज। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, एनोड क्या होता है, नेगेटिव। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे एक आता है LOAN, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। एंड देन हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है, जो हमारी कौन सी मेटल है जिसकी हम करते हैं। तो सोडियम जो है, हम सोडियम क्लोराइड की क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक जो है रिडक्शन करते हैं मेटल्स की। और यहाँ पे मेटल हमें कहाँ मिलती है,
तो जो अगर हम सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो जो सोडियम मेटल है वो हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पे या कैथोड पे। तो हमें जो वो मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होके मिलेगी, कैथोड पे डिपॉजिट होती है। चलिए, जब भी वो करंट पास किया जाता है तो इसमें हमें मिलती है, कैथोड पे मेटल एक्सट्रैक्ट होती है। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग की एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की। तो यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है, और वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, जो 5 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन बनता है पेपर में, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब इसका एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे है कि यहाँ पे आपके पास एक आपने बीकर है, यहाँ पे आपके पास कैथोड होगा, 2 रॉड्स लगी हैं और बीच में सॉल्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ पे जो रॉड्स हैं उनमें से एक होगी कैथोड, एक है प्योर, एक है एनोड। ये बहुत इजी है आपके पास स्टेप, और प्रोसेस भी बहुत इजी है। अब यहाँ पे की लगी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं, ये हमारी कैथोड है, आपको इसको, एंड ये हमारी एनोड है। चलिए, ये हमने ले लिया, और यहाँ पे जो है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। अब देखिए आपको क्या समझना है इसमें से, आपको कोई इसमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आप बहुत इजीली यहाँ से समझ के उसको पेपर में लिख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हुआ है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया है आपने, देखिए, तो हमने क्या बोला है, एनोड हम किसको ले रहे हैं, कैथोड हम किसको ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम किसको ले रहे हैं, और एक टर्म आएगी यहाँ पे एनोड मड, वो क्या होगा। तो हमारे पास हम एनोड किसको ले रहे हैं, यहाँ पे जो होगी हमारी इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को क्या ले रहे हैं हम, एनोड। प्योर मेटल को हम क्या ले रहे हैं, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट, किस तरह का, एसिडिफाइड। और एनोड मड के कहाँ से मिलेगी, एनोड से। क्या होगा इसमें, इम्प्योरिटीज प्लस मेटल्स, अदर मेटल्स। सो ये देखिए, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, इन द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अ लंप ऑफ इम्प्योर। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कॉपर जो है वो कैसे उसकी रिफाइनिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है, आपके पास एनसीईआरटी में भी स्ट्रक्चर है ये वाली। आप देखोगे पहले यहाँ पे कैथोड लिया जाता है, एनोड लेते हैं हम, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो हम जब हम एनोड ले रहे हैं तो हमारे पास जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल होगी, कैथोड जो है वो प्योर मेटल होगी, और इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड। देखिए, इम्प्योर मेटल आ गई एनोड, कैथोड आ गई प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट आ गया हमारे पास कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड, एंड एक टर्म आएगी यहाँ पे नई, एनोड मड, जो वो हमें मिलेगी एनोड से। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, एनोड में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या कॉपर है, कॉपर जो है वो यहाँ से लिबरेट होके सारी प्योर कॉपर पे जाना शुरू कर देगी, तो जाके वहाँ पे सारी वो अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या पीछे बच जाएगा, सारी इम्प्योरिटीज़। और उस इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, कई बार दूसरी मेटल्स भी होती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जो लोअर रिएक्टिविटी अदर मेटल्स होती हैं, तो वो सब उसके साथ अटैच होती हैं, तो वो सारी चली जाती हैं सॉल्यूशन में। उसको हम कहते हैं एनोड मड। जो है एनोड से मिलेगा उसको हम कहेंगे एनोड मड। और कैथोड पे जाएगी प्योर मेटल, और जो है हमारी एनोड पे होगी इम्प्योर मेटल। तो यहाँ पे अब रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन कैसे होती है। हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, -2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगी, कॉपर 2 पॉजिटिव। और जब ये 2 कॉपर फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करती तो क्या बना देगी, अगेन कॉपर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन के यहाँ पे आएगा। देन यहाँ से जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये भी डिसोसिएट होएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके वापस वो चली जाएगी कैथोड पे। सो बेसिकली अ lump of impure copper is metal and a thin strip of pure copper metal are dipped in the solution of copper sulfate. Then impure lump of the metal is connected with the positive pole and the thin strip of the pure metal is connected to the negative pole.
When electricity is passed through the solution, pure metal from the anode move toward cathode and get deposited over there. Impurities which are present in the metal ore are settled down near the bottom of the anode and this is called as anode mud. तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग ऑफ कॉपर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें कवर करने के लिए वो है कोरोजन एंड रस्टिंग। सो कोरोजन एंड रस्टिंग ये बहुत इजी टॉपिक है। कोरोजन क्या होता है? बेसिकली most of the metals when they are kept in the atmospheric air or in the presence of atmosphere, they lead to the formation of a layer over them. So that layer basically in a long run in the presence of oxygen, atmospheric gases, oxides, sulfides, so metal get eaten up. So this is called as corrosion. Eaten up of metals is called basically corrosion in the presence of oxides, sulfur, carbonate. इन सब के प्रेजेंस में जब मेटल हमारी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। देन हमारे पास आ जाएगा अब हम कोरोजन। अब हम बात करते हैं रस्टिंग की। रस्टिंग एक स्पेशल केस है जिसको जो हम यूज़ करते हैं फॉर द आयरन। रस्टिंग इज अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द केस ऑफ आयरन। सो रस्टिंग of the iron is the most common form of corrosion. So when iron articles like gate, grills, हमारी fencing जो होती हैं, when they come in the contact of moisture, air, so the upper layer become brown in color, and then that brown color is called as iron oxide or ferric oxide. It is brown in color, and this process is called as rusting. So अगर हम उस रस्टिंग को इन टाइम पे प्रिवेंट नहीं करते हैं देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन लाइक फर्दर डैमेज ऑफ द मेटल. सो एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट रस्टिंग ऑफ आयरन गिव ह्यूज लॉसेस एवरी ईयर. अब हमें प्रिवेंटिव मेथड्स क्या यूज़ करते हैं हम कोरोजन या रस्टिंग के लिए? तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करते हैं जैसे पेंट करना. हम जैसे है ग्रिल्स को या गेट्स को पेंट करते हैं तो दिस इज़ बेसिकली डन फॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोरोजन. ग्रीसिंग करते हैं एंड गैल्वेनाइजेशन करते हैं. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली गैल्वेनाइजेशन इट इज़ अ मेथड वेयर अ हाई रिएक्टिव मेटल इज ट्रीटेड विद जिंक. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसा है कि हमारे पास किसी और मेटल की प्लेट कर देते हैं लो रिएक्टिव मेटल के ऊपर, मतलब लो रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग कर देंगे दूसरी मेटल के ऊपर, जिससे जो है वो पहले दूसरी मेटल ख़राब होएगी देन नीचे वाली मेटल ख़राब होएगी. जैसे ये है कि हमारा ये मेटल का पीस है, इसको हमने प्रिवेंट करना है कोरोजन से, तो इसके ऊपर हम किसी और लेयर की जो है वो प्लेटिंग कर देते हैं. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं उनके ऊपर जैसे गोल्ड का या सिल्वर का जैसे वो पानी सा चढ़ा हुआ होता है. नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंट अलॉइंग. अलॉइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अलॉय हम क्या करते हैं. तो अलॉय हमारे पास क्या होते हैं? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और 1 मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एज अलॉय. अब टाइप ऑफ अलॉयज क्या होते हैं हमारे पास? फर्स्ट होते हैं फेरस अलॉय. अलॉयज के टाइप देख लेते हैं हम यहाँ पे. फर्स्ट आते हैं हमारे पास फेरस अलॉयज. फेरस अलॉयज क्या होते हैं? अब फेरस अलॉयज क्या होते हैं जिसमें मेन कंटेंट बेसिकली हमारा जो है आयरन प्रेजेंट होती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट पार्ट है वो आयरन का होता है. तो हम देखते हैं पहले फेरस अलॉय. फेरस अलॉय में हम बात करते हैं तो मैग्नीज स्टील जिसमें आयरन कितनी होती है? 86% मैग्नीज स्टील. एंड मैग्नीज उसमें कितनी होती है? 13%. कार्बन कितनी होती है? 1%. निकल स्टील, मैग्नीज स्टील आ गई. निकल स्टील, निकल स्टील के अंदर अगर हम बात करें तो आयरन कितना होता है? 98% और निकल कितना होता है? 2%. नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फेरस अलॉय. सो नॉन फेरस अलॉय में हमारे आगे जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये तो हो गए फेरस. नॉन फेरस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास है,
अब अगर हम बात करते हैं ब्रास की, तो ब्रास में हमारे पास क्या होता है, कॉपर है एंड जिंक है। तो कॉपर कितना परसेंट है और जिंक कितना परसेंट है इसमें प्रेजेंट, तो वो हमारे पास जो कॉपर है वो कितना परसेंट होता है, 80%, और जो जिंक है वो कितना होता है हमारे पास 20%। ये आ गया 80% और ये आ गया 20%। अगर हम देखते हैं ब्रॉन्ज को, तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर के साथ 10, तो कॉपर आ गया 90, एसएन आ गया 10%। अब नेक्स्ट आता है, एक टर्म आती है अमलगम। अमलगम क्या होता है, तो एक आपने चीज़ समझनी है यहाँ पे, अमलगम। अमलगम बेसिकली क्या होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है, अलॉय होता है जिसमें मरकरी प्रेजेंट होती है। जिस भी अलॉय में एज ए मरकरी प्रेजेंट हुई इसको हम क्या बोलेंगे, अमलगम। अब जैसे सोडियम अमलगम है, जिंक अमलगम है, तो NaHG, जिंक अमलगम है तो ZnHG। अमलगम्स यूज़ किए जाते हैं बेसिकली डेंटिस्ट के, जो हमारे जैसे फिलिंग्स वगैरह होती हैं तो उसके लिए अमलगम्स यूज़ किए जाते हैं। और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अलॉयज़ की, उसके बाद देख लेते हैं एक जो है अलॉय एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अलॉय की एग्जांपल और है, जैसे सोल्डर्स होते हैं, सोल्डरिंग जो यूज़ की जाती है सोल्डर, तो उसमें क्या क्या होता है, 50% लेड प्लस 50% टिन। अब उसके बाद स्टील है, या स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं इसमें, तो 74% क्या है उसमें, आयरन, और 18% क्या है उसमें, क्रोमियम, प्लस 8% क्या है उसके अंदर, निकल। ये हो गया हमारे पास स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। अब हम बात करते हैं इसमें जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर जो है हमारे पास वो क्या होता है, उसके अंदर 60% उसके अंदर होती है कॉपर, प्लस 20% उसके अंदर होती है जिंक, प्लस 20% होती है उसके अंदर निकल। तो ये हमारे पास आ गई जर्मन सिल्वर। अब जो है गोल्ड के जो अलॉय हैं, गोल्ड बेसिकली 24 कैरेट में यूज होता है, बट वो ज्वेलरी बनाने में नहीं यूज़ किए जाते हैं, तो उसके अंदर 7%, तो इसीलिए क्या होता है 92% प्योरिटी होती है गोल्ड की, या 916% होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, सिल्वर को और कॉपर को मिक्स किया जाता है फॉर मेकिंग इट मोर स्टेबल। सो नेक्स्ट हम इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक हम इसमें वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें आपको सारी टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो एक बारी कंक्लूजन पूरा, एक सिर्फ रिएक्शंस ही रिएक्शंस होगी उसमें इस चैप्टर की सारी। सो थैंक यू वेरी मच।